अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हम अपने टॉपिक में बात करेंगे हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। प्ले है और एडवर्ड एल्बी ने लिखा इस प्ले के बारे में। इसकी खास बात है कि इसमें थिएटर ऑफ अब्सर्ड के जो फीचर हैं और हमें वो नजर आते हैं। अगर हम थिएटर ऑफ अब्सर्ड की बात करें, ये उस मखसूस किस्म का एक थिएटर है जिसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, खास तौर पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ये हमें चीजें जो है देखने में मिलती हैं। अमेरिकन प्ले राइट जो एडवर्ड एल्बी हैं, अपने दूसरे प्लेज जैसा कि जू स्टोरी है और इसके अलावा थ्री टॉल वुमेन है, उनके हवाले से भी मशहूर हैं और इनको 3 के करीब पुलिट्जर प्राइज भी मिल चुके हैं। अगर हम इस प्ले के बारे में बात करें, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, इसके टाइटल के बारे में बात करें तो हम कुछ मजीद फैक्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस प्ले को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एक्ट, सेकंड एक्ट, थर्ड एक्ट। फन एंड गेम्स, वालपर्गस नैट और एक्सोसिज्म के हवाले से। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स और इंपॉर्टेंट जो इनकी प्लॉट्स समरी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। टाइटल सिग्निफिकेंस, अगर हम इसके टाइटल के वक्त बात करें, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, तो बहुत ही अजीब सा लगता है। 1933 में एक एनिमेटेड मूवी डिज्नी ने जो है आप ये कह सकते हैं पब्लिश की। इस मूवी में एक गाना गाया जाता था जिसका नाम था हु इज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ। हु इज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ। अब कहानी उस डिज्नी की इस एनिमेटेड मूवी में ये थी कि उसमें 3 पिग्स की कहानी है। 2 जो पिग्स हैं वो शरारतें करते हैं और खेलते रहते हैं और अपना घर बिल्कुल ही कच्चा सा बनाते हैं और बिल्कुल ही आर्टिफिशियल सी लाइफ गुजारते हैं। जो कि उनमें से एक जो पिग है वो अपना घर बड़ा मजबूत बनाता है और बहुत ही जो है मेहनत करके अपने घर को बनाता है। जबकि जो ये वाला पिग है ये इनको वार्न भी करता है कि आपने कोई ऐसी हरकत नहीं, मतलब आप अपना घर अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं। लेकिन ये जो बाकी पिग हैं ये शरारतें करते रहते हैं और इस शरारत के दौरान ही ये गाना बड़े शौक से गाते हैं कि हु इज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ। दर हकीकत में वो अपने इस भाई का मजाक उड़ा रहे होते हैं जो कि अक्सर उनको डराता होता है कि अगर घर मजबूत नहीं बनाओगे और इसी तरह एल्यूजन में अपनी जिंदगी गुजारोगे या फॉल्स इमेज के साथ अपनी जिंदगी गुजारोगे तो आप मार खा जाओगे या फिर जो वुल्फ है वो आएगा और हमला करके तुम्हें खा जाएगा। तो नतीजे में वो तंग करने के लिए अपने भाई को कहते हैं हु इज अफ्रेड ऑफ बिग बैड वुल्फ। अब हकीकत में इस कहानी के अंदर वो वुल्फ आ जाता है और इनको अपने इसी भाई के पास पनाह लेनी पड़ती है। अब इस प्ले के अंदर एल्बी ने ये क्यों यूज किया, दर हकीकत वो ये दिखाना चाहता था कि इस प्ले के जो किरदार हैं वो वर्जीनिया वुल्फ, जो कि एक ऐसी लिखारी थी जो कि किरदारों के दिमाग को झांक कर भी डीप इनसाइड यानी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या जो दिमाग में चल रहा है उनको पील अवे करके बिल्कुल सरफेस तक सच लेकर आ जाती थी सामने। और इस प्ले के जो किरदार हैं हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ के, वो दर हकीकत में अपनी सच्चाई वाली जिंदगी को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। इसलिए हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ का गाना इस पूरे प्ले के दौरान वो गाते हुए दिखाई देते हैं। एक तो ये वजह हमें नजर आती है। दूसरी वजह हमें कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि चूंकि इस गाने को दोबारा से एडवर्ड एलबी दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, दोबारा से इसको अगर इस्तेमाल करते तो कॉपीराइट के कुछ इश्यूज हो सकते थे। तो जो कि उन्होंने इसको इस प्ले के टाइटल को एज ए पन यानी प्ले ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ कहा। यानी आम अल्फाज में आप ये कह लें कि कौन दर हकीकत अपनी सच्चाई वाली जिंदगी को जानने के बारे में खौफ ज़दा है। ये हकीकत में अगर आप इसका तर्जुमा करना चाहें तो यूं बनता है, जो कि एक किस्म का तंज है उन किरदारों के ऊपर जो अपनी झूठ और फरेब पर मबनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इसको मजीद भी हम डिस्कस करेंगे। अब हम अपनी स्टोरी के ऊपर भी चलते हैं। प्ले में हमें किसी तरीके से भी नहीं बताया जाता कि इस टाइटल की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है। ये अब हमारी खुद से आप ये समझ सकते हैं। वर्जीनिया वुल्फ चूंकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस या सच बताने के बारे में मशहूर थी और वो किरदारों के राज को भी आगाही देती थी बेहतरीन अंदाज से, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये वर्जीनिया वुल्फ
की जो इशारा करते हुए हमें ये बताया जा रहा है कि हु इज अफ्रेड टू लिव विदाउट इल्यूजन, धोखे या फरेब से हटकर कोई अपनी जिंदगी गुजारने के बारे में कौन खौफजदा है, और दर हकीकत वही किरदार खौफजदा है। एलबी ने इस बारे में पेरिस रिव्यू को इंटरव्यू में कहते हुए कहा कि इसका हकीकत में मतलब यह है कि कौन शख्स बिग बैड वुल्फ यानी अपनी फॉल्स इल्यूजन से कौन खौफजदा है। तो अब हम समझ सकते हैं कि ये टाइटल की सिग्निफिकेंस ये भी हो सकती है। दूसरी वजह मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा इस प्ले के अंदर बहुत सारी गेम्स का इस्तेमाल किया गया है। जो जॉर्ज और मार्था जो दोनों किरदार हैं वो अक्सर इन गेम्स का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। ह्यूमिलेट द होस्ट, गेट द गेस्ट, हम्पिंग द होस्ट, और इसके अलावा हमें जो ये दूसरा नजर आ रहा है, ब्रिंगिंग अप द बेबी। ब्रिंगिंग अप द बेबी फाइनल यानी आप कह सकते हैं एक्ट में हमें ये नजर आता है। 1962 में पब्लिश होने वाला, प्रीमियर होने वाला ये प्ले ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज को डिस्कस करता है मार्था और जॉर्ज के बारे में। अगर हम इनके नाम के ऊपर भी गौर करें तो जॉर्ज वाशिंगटन और इसके अलावा जॉर्ज वाशिंगटन की जो वाइफ थी मार्था वाशिंगटन, अमेरिका के जो पहले प्रेसिडेंट हैं, उनके पहले नामों का इस्तेमाल किया गया है। एडवर्ड एल्बी यहाँ पर यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जॉर्ज वाशिंगटन जैसे लीडर और करेजियस और ब्रेव किस्म के आदमी अब मॉडर्न आदमी किस तरह से एक डिक्लाइन का शिकार हो चुका है, और उनकी अपनी लाइफ जो कि यहाँ पर एक आइडियल लाइफ थी वो एक डिक्लाइन और ब्रेक डाउन का शिकार हो चुकी है। तो हमें दोनों नामों से भी कुछ अखज करने को मिलता है कि किस तरीके से ये नाम भी हमें कोई बहुत ही अहमियत के हामिल दिखाई देते हैं। इसके तीन एक्ट हैं। वुल्फ रिप्रेजेंट करता है डेंजर को। जॉर्ज एंड मार्था फेस दिस कॉन्टिन्यूस बैटल टू ब्रिंग देम क्लोज टू द ट्रुथ ऑफ देयर मैरिज दैट इज सीरियसली फ्लॉड। अपनी जिंदगी जो उनकी शादी है उसके बारे में उनको मजीद जानने, देखने और परखने का मौका मिलता है वो कि कितनी एक बुरी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगरचा अपने बहुत सारे जो जॉब के प्रोस्पेक्ट्स हैं किसी तरीके से वो एक आइडियल भी समझे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी एक फ्लॉड है। जॉर्ज और मार्था इस प्ले के दौरान मुसलसल गाना गाते हैं, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ। इसके अलावा अगर हम इसके ऊपर मजीद बात करें तो इसकी स्टोरी के आगाज के ऊपर बात करें तो ये जॉर्ज और जो इनकी मिसेज है मार्था, ये एक कपल को इनवाइट करते हैं अपने पास जिनका नाम है निक एंड हनी। जॉर्ज और मार्था आपस में हस्बैंड एंड वाइफ है। जॉर्ज कॉलेज में प्रोफेसर है। इस प्ले की जो सेटिंग है वो आप ये कह सकते हैं एक कैंपस ऑफ स्मॉल न्यू इंग्लैंड में सेटिंग है इसकी। कैंपस न्यू इंग्लैंड अमेरिका की जगह उसकी एक कॉलेज है, वहां पे आप कह सकते हैं कैंपस ऑफ स्मॉल न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी आप उसको कह सकते हैं। और ये कॉलेज प्रोफेसर है। मार्था उसकी वाइफ है जो कि दर हकीकत उस कॉलेज के जो प्रेसिडेंट है उसकी बेटी है। और मार्था इसका फ्लॉ ये है कि वो इस पार को जो है वो एक्सर्ट करना चाहती है अपनी फैमिली लाइफ में भी। और इस जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है तो हमें नजर आता है कि मार्था जो है वो निक के साथ भी अफेयर चलाने की कोशिश करती है ताकि वो जॉर्ज को टीज कर सके। और जॉर्ज को वो बार बार याद दिलाती है कि मुझे तुम्हारी अटेंशन चाहिए वरना मैं निक के साथ अपस्टेयर चली जाऊंगी, जो कि एक हमें सेक्सुअल रिलेशन एस्टेब्लिश करने की तरफ इशारा दे देती है। इसके साथ हमें निक जो है और की वाइफ के बारे में पता चलता है जो कि टोटली एक फ्लॉड मैरिज है, और जो शादी है वो भी उसकी बुनियाद भी एक फॉल्स प्रेगनेंसी के ऊपर है कि किस तरीके से हनी ने डिक्लेयर किया कि मैं प्रेग्नेंट हूं, और निक को जो कि 28 साल बायोलॉजी का प्रोफेसर है उसको फिर उसे शादी करना पड़ जाती है। अब हम मजीद इसकी एक्ट वाइज थोड़ी सी कंसाइज समरी को डिस्कस करेंगे। प्लॉट के जो की फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे हम। फर्स्ट एक्ट का जो नाम है फन एंड गेम्स है। सेटिंग इसकी कैंपस ऑफ स्मॉल न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी है। और बेसिकली ये चारों लोग फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनमें दो आप कह सकते हैं टीचर्स हैं और दो उनकी वाइफ्स हैं। ठीक है। आगाज में मार्था और जॉर्ज फाइट करते हैं, ह्यूमिलेट करते हैं एक दूसरे को, बहुत ही क्रिएटिव तरीकों से मजाक बनाते हैं एक दूसरे का, और हनी और निक के सामने अजीब किस्म के भोंडे मजाक करते हैं और इनको
एक ऑडियंस के तौर पर अपने आप को पेश करते हैं उनके सामने, कि वो इस बेइज्जती को वो फेस कर सके। मार्था फ्लर्ट करने की कोशिश करती है निक के साथ, और जॉर्ज हनी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मार्था ये बताती है कि किस तरह उसने एक दफा मुक्का मार के जॉर्ज को बेहोश कर दिया था, और जॉर्ज इस बात पर नाराज दिखाई देता है। और फिर एक अजीबो गरीब सी हमें बात नजर आती है इमेजिनरी चाइल्ड की। जॉर्ज किसी तरीके से निक और हनी को बताता है कि उनका एक बच्चा है जिसकी उम्र 21 साल होने वाली है, और वो कहीं रहता है, और वो इस तरीके से एक इमेजिनरी, एक फर्जी फर्जी जो है वो चाइल्ड जो है इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। दर हकीकत में इस बच्चे की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई वजूद नहीं है इनका। अगर हम बात करें, जॉर्ज इसी दौरान मजाक करते हुए एक टॉय पिस्टल फायर करता है, जिसके अंदर से एक एम्ब्रेला निकलता है, और हर एक जो है ना वो हंस जाते हैं, और इसके अलावा मार्था भी इस मजाक से लुत्फ अंदोज होती है। और जॉर्ज फिर बहुत बुलंद आवाज से जो है इस प्ले का जो एक्ट का जो इख्तिताम है, बड़ी बुलंद आवाज से ये हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ जो है वो गाते हुए इख्तिताम करता है। अगर हम सेकंड एक्ट की बात करें, वाल्परगिस नाट, तो ये इसका जो टाइटल है वो दर हकीकत रेफर करता है एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल की तरफ। एक ट्रेडिशनल फेस्टिवल है जो कि बेसिक यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका में मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में दर हकीकत रूहों बदरूहों को मार भगाने का एक तरीका कार होता है, और सेलिब्रेशन लोग करते हैं। लोग नॉइस जो है ना, दे मेक नॉइस। इसके अलावा दे वेयर कॉस्ट्यूम्स और समथिंग लाइक दैट। दे आल्सो यू कैन से दैट आग लगाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं। हेलोवीन टाइप एक्टिविटीज आप इसको कह सकते हैं, जो कि सेंट वल्परगिस के साथ ये अटैच है। एक यहाँ पर ये नाइट मेरिश क्वालिटी एक बुरी हालत के साथ एक खतरनाक इलामत के तौर पर नजर आता है, क्योंकि इसमें और ज्यादा जो है राइजिंग एक्शन हमें नजर आता है इस एक्ट के दौरान। निक कन्फेस करता है कि उसने एक फॉल्स प्रेगनेंसी की वजह से इसके साथ शादी की, हनी के साथ। और याद रहे इस एक्ट में बार बार हमें नजर आता है कि हनी बार बार जो है वॉमिट करने के लिए वॉशरूम जा रही होती है, क्योंकि वो एक जो बहुत ही ऑब्सीन लैंग्वेज है जॉर्ज की, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जॉर्ज एक अजीबोगरीब किस्म की कहानी सुनाता है, 30 साल पुरानी कहानी सुनाता है एक स्कूल बॉय की, कि जिसने अपनी मालदा को मार दिया था, और फिर अगले साल पॉर्कुपाइन को बचाते हुए इसने गाड़ी को ऐसे स्वर्व किया कि अपने वालिद को भी मार दिया। और वालिद को मारने के बाद फिर उस बच्चे को जब मेंटल हॉस्पिटल में डाला गया, तो वहां पे वो हंसता रहा काफी देर। तो ये एक अजीबोगरीब किस्म की कहानी जो है ना वो सुनाता है। मार्था ये कहती है कि वो जो लड़का है जिसने ऐसा किया वो जॉर्ज ही था। और ये जो स्टोरी है दर हकीकत जॉर्ज एक नॉवल की सूरत में लिखना चाह रहा है, और जॉर्ज एडमिट भी करता है इस कहानी के मुतालिक कि मैं ये कहानी लिखना चाह रहा था फर्स्ट एक्ट में। याद रहे, और फिर मार्था यहाँ पर यह भी बताती है कि किस तरीके से ये जो प्ले लिखने की कोशिश कर रहा था, नॉवल लिखने की कोशिश कर रहा था उस शख्स के बारे में, तो मेरे वालिद ने इसको मना किया और इसको रोका कि वो पब्लिश इसको ना करवाए। जॉर्ज मार्था को साइक्लॉप्स कहता है, यानी एक वन आइड एंशियंट ग्रीन मॉन्स्टर कहता है, जो कि दर हकीकत यानी एक इंसल्टिंग रिमार्क है। मार्था उसे कहती है तुम मुझे जो मर्जी कह लो, लेकिन मैं मॉन्स्टर नहीं हूं। जॉर्ज निक को बताता है कि मार्था कभी भी प्रेग्नेंट नहीं थी। निक के लिए बात बहुत हैरान कुन थी, क्योंकि पहले एक्ट में ये एक इमेजिनरी चाइल्ड का जिक्र कर चुके थे। अब जॉर्ज जो है वो निक को भी तंग करने शुरू कर दिया है। टेस्टी टेस्टी मतलब इरिटेबल किस्म का आदमी, और उसको बाज़ औक़ात अजीबो गरीब किस्म के वर्कर के नामों से भी इसको मुखातिब करते हैं निक को। निक कह फिर बताता है अपने फादर इन लॉ के बारे में कि वो चर्च माउस है। अब यहाँ पे रिलीजन का इस्तेमाल किया गया है कि किस तरीके से उसका जो फादर इन लॉ है उसने भी एज ए रिलीजन चीजों को इस्तेमाल करते हुए दौलत हासिल की, और एक किस्म का तंज हमें नजर आता है, सिटारिकल एलिमेंट हमें नजर आता है। मार्था फिर उस स्टोरी के बारे में हवाला करती है और कहती है कि इट वॉज जॉर्ज। कौन सी स्टोरी? वो जो 30 ईयर्स पहले उसने स्टोरी सुनाई थी कि किस तरह एक स्कूल बॉय ने मर्डर किया। और जॉर्ज ये पकड़ कर उसका गला दबाने की कोशिश करता है, और निक इसको इस लड़ाई से हटाता है। इसके साथ हमारा सेकंड एक्ट जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। अब हम फाइनल एक्ट के ऊपर बात आए तो एक्सोसिज्म। एक्सोसिज्म दर हकीकत में जादू निकालने का एक अमल है, या आप कह सकते हैं जादुई किसी बला वगैरह टालने का एक अमल, जिसमें किसी शख्स से किसी तरीके से जो है वो
वबाएं निकाली जाती हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक्सोसिज्म इज अ काइंड ऑफ अ रिलीजियस रिचुअल टू गेट रीड ऑफ डीमंस और अदर बैड स्पिरिट्स। और इसमें आप ये कह सकते हैं कि यूजुअली कोई प्रीस्ट वगैरह इनवाइट किया जाता है ताकि वो इस एक्ट को परफॉर्म कर सके। अब इस एक्ट के आगाज में जॉर्ज जो है स्नैपड्रैगन्स लेकर आता है, एक फूल आप कह सकते हैं, माथा के लिए, और कहता है कि फ्लावर्स फॉर द डेड। अब फ्लावर्स फॉर द डेड रेफर करता है एक वो लाइन जो कि स्ट्रीट कार स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर टेनेसी विलियम्स का प्ले है, जिसमें इस लाइन का जो है ना वो जिक्र किया जाता है, फ्लावर फॉर द डेड। स्नैपड्रैगन रेफर करते हैं उस ड्रैगन की तरफ जो कि मारता है और वो उसको खा जाना चाहती है, या एक बुरी निशानी सिंबल के तौर पर आप देख सकते हैं। और फ्लावर्स फॉर द डेड और रेफर करते हैं डेथ की तरफ भी, क्योंकि फ्लावर लव का सिंबल भी है, और आप इसको कह सकते हैं एक फ्यूनरल का सिंबल भी है, जो किसी की डेड बॉडी पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये रेफर करते हैं कि शायद इस एक्ट में जो जॉर्ज है वो अपने इमेजिनरी बेटे को मारना चाहता है, तो शायद वो इसलिए इस फ्लावर्स फॉर द डेड का जिक्र कर रहा है। मार्था इस एक्ट में पहली दफा जॉर्ज की तारीफ करते हुए दिखाई देती है, और ये तारीफ किसके साथ कर रही है? निक के साथ। याद रहे शुरू के एक्ट में जॉर्ज जो है वो बार बार निक को कहता है कि अब तुम चूंकि हैंडसम हो, तुम टेक ओवर कर लोगे इसको, कॉलेज की फैकल्टी को, और तुम जो है डेफिनेटली जब तुम टेक ओवर कर लोगे तो तुम फैकल्टी की जो वाइफ्स हैं उनके साथ भी अफेयर चलाओगे। तो इस थर्ड एक्ट में हमें कुछ और कहानी नजर आती है। अब मार्था जो है निक की इन एबिलिटी के बारे में इशारा करती है टू हैव अ सेक्सुअल रिलेशन विद हर, और फिर उसको बहुत तरीकों से इंसल्ट भी करती है मुख्तलिफ तरीकों से, ताकि वो उसकी इम्पोर्टेंसी के बारे में जो है वो बता सकती है कि वो किस तरीके से ये एक्टिविटी में पुअर है। शी सेज जॉर्ज इज द ओनली मैन शी हैज एवर लव्ड। अब इस बात पर हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते मार्था के ऊपर। व्हेन द बेल रैंग्स मार्था सेज निक माइट नॉट बी एबल टू गेट द लैच अप। अब ये सेक्सुअल एक इल्यूजन है, रेफरेंस दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो फिर दोबारा से एक सेक्सुअल एक्टिविटी में वीक है, पुअर है। अब ये सिंबॉलिकली अगर इसको आप एनालाइज करें तो ये एक डीजनरेशन या आप कह सकते हैं डिके ऑफ मॉडर्न मैन की तरफ इशारा इशारा किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है। और मार्था और जॉर्ज हैं वो निक को हाउस बॉय कहते हैं, अ टाइप ऑफ सर्वेंट, यानी उसके बारे में इंसल्टिंग रिमार्क शुरू कर देते हैं। अब ब्रिंगिंग अप अ बेबी, ये अनाउंसमेंट जॉर्ज करता है ताकि वो मार्था को हर्ट कर सके, और बताता है कि टेलीग्राम आया था, उसमें बताया कि हमारा जो बच्चा है वो मर गया है, और वही अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी सुनाता है कि वो पॉर्क्यूपाइन को स्पर्व करते हुए उसकी डेथ हो गई है। और बताता है कि उसका जो सन है वो मार्था को नफरत करता था, मार्था कहती है कि वो उसको नफरत करता था। दर हकीकत में इस मौके पर निक को और जो उसकी वाइफ है हनी, उसको बिल्कुल समझ आ चुकी है ये एक इमेजिनरी चाइल्ड की बात की जा रही है। इसके बैड न्यूज के बारे में जब वो बताता है कि बेटे की डेथ हो गई है, जो कि इमेजिनरी सन है, मैं बार बार इसको ऐड कर रहा हूँ, कोई इसमें रियल एलिमेंट नहीं है, तो मार्था गुस्से में नफरत का इजहार करती है। अब मैंने आपको प्ले के आगाज में बताया कि इसमें एक्सोसिज्म इसका नाम दिया गया है, जो कि इशारा है इस चीज की तरफ कि किस तरीके से जॉर्ज जो है वो सच्चाई बताकर जो फॉल्स लाइफ जो गुजारी जा रही है उसको जो है वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट मार्था एंड ही himself could live up life with reality, and to you can say that shun away from the life of illusion or falsification। और इस इख्तिताम पर जॉर्ज कहता है हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, यानी सच जो है उसको जानने के मुतलिक कौन खौफजदा है, सच के बारे में आगाही रखने के मुतलिक कौन खौफजदा है। तो मार्था ये जवाब देती है कि मैं खौफजदा हूं, क्योंकि मार्था हकीकत की सही जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। अगर हम इसकी हम सिंबल्स के ऊपर बात करें और फिर इनको एक छोटा सा सम अप करके एनालाइज करने की भी कोशिश करेंगे, इस जो हमारा जो प्ले है एडवर्ड एलबी का, उसको समराइज करने में, तो एजुकेशन ये रिप्रेजेंट करती है सेंट्रल फोकस ऑफ द कैरेक्टर्स लाइव्स fails to bring wisdom or fulfillment, कि despite having education still they suffer to face still they suffer to make their life better in an appropriate way, still they uh,
फाइट लाइक कैट्स एंड डॉग। इसके अलावा चिल्ड्रन, बिल्कुल एक इम्पोर्टेंसी हमें नजर आती है। हनी, निक और जॉर्ज एंड मार्था जो है वो चाइल्डलेस हैं, बच्चा नहीं है उनका। तो ये इम्पोर्टेंसी रेफर करती है एक मॉडर्न मैन की डिग्रेडेशन की तरफ, डेक्लाइन की तरफ, या उसकी एक किस्म की किसी भी तरीके से इनफर्टिलिटी के मुतालिक रेफर करती है कि वो कितना अपने आप को जाया कर चुका है। म्यूचुअल डिजायर टू हैव किड्स इन द बिलीव चिल्ड्रन विल ब्रिंग फुलफिलमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक इमेजिनरी चाइल्ड क्रिएट उन्होंने किया हुआ है। वुल्फ रिप्रेजेंट द डेंजर reality, a life without any illusion or falsification, or represent the danger of looking at life closely and the importance of illusion। तो ये illusion free life गुजारना नहीं चाहते, और यही इस hypothesis पे ही बिलीव कर रहे हैं कि वो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, जबकि neither George nor Martha are living their life in appropriate way, और वो किसी भी तरीके से अच्छी लाइफ नहीं गुजार रहे। Religion represents another social structure that fails to offer meaning to the character's life। और हमें बताया जाता है कि किस तरीके से जो निक के हस्बैंड है उसको वो चर्च माउस कहता है, और रिलीजन को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हैं, वो अमीर आदमी बना। अगर हम थीम के ऊपर बात करें तो इमेज की हमें हमें नजर आती है, इल्यूजन वर्सेस रियलिटी हमें नजर आती है। और एलबी हमें यहाँ पर ये बताने की कोशिश करता है कि जो जिंदगी, the life which is built on illusions, it cannot be sustained, so one must face the reality of life and to try to solve the problem in order to come up from these illusion, from these problems. Or you can say that George and Martha face reality when George kills off that imaginary child. So this is how George tries to exercise his power in order to reduce or mitigate the effect of Martha over her life। तो ये भी हम कह सकते हैं, ये भी एक। इसके अलावा अगर हम इमेज की बात करें तो थीम जो इमेज है, जिसमें आप कह सकते हैं कि इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, और परफेक्ट और इम्परफेक्शन की जो पब्लिक और प्राइवेट लाइफ की जो इमेज है उनकी, वो हमें नजर आती है कि किस तरीके से वो बिल्कुल एट ऑड्स हैं अपने साथ। हमें सक्सेस के बारे में एक इमेज, हमें जो थीम है वो नजर आती है। सक्सेस मिथ, कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इसका इस्तेमाल किया गया है एडवर्ड एल्बी ने। सक्सेस मिथ का मतलब होता है कि टू बी अनहैप्पी एंड सक्सेसफुल एट द सेम टाइम, अनहैप्पी एंड सक्सेसफुल एट द सेम टाइम। तो ये हमें सारी चीजें इस प्ले में नजर आती है कि किस तरीके से जॉर्ज एंड मार्था, despite having a wonderful lifestyle, they are enjoying a good life, but still their life is based on आप कह सकते हैं flawed system, and they live their life hopelessly without any kind of vitality, without any kind of charm. The outward image of their life is completely distorted. So there is a decline of American society, or you can say that death of American dream, the so-called American dream, in which it is presumed that anybody can prosper or become rich or something like that, जिसको हम death of salesman में भी देखते हैं, और भी कुछ तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये एक हमें decline of American dream नजर आती है। Their marriage represents the failure of American dream, the unique idea that anybody can become rich or something like that। तो 1960 में ये काम बहुत पॉपुलर था, तो अमेरिकन ड्रीम बहुत ही एक पॉपुलर कंसेप्ट था। तो जॉर्ज का जो फेलियर है एज ए प्रोफेसर, एज ए मैरिज लाइफ में, एक मुकम्मल फेलियर है एक मॉडर्न आदमी का। बैलेंस ऑफ पावर के ऊपर भी अगर हम देखें तो जॉर्ज और मार्था मुसलसल फाइट करते हैं अपनी पावर दिखाने के लिए, इन ऑर्डर टू गेन पावर फ्रॉम द ईच अदर। इसके अलावा इस बैलेंस ऑफ पावर को अगर हम देखें तो हमें उस दौर में जारी कोल्ड वॉर की तरफ भी इशारा मिलता है, जो कि रशिया और अमेरिका के बारे में, अमेरिका के मुतालिक जारी थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो बेसिकली हमें जॉर्ज और मार्था के मुतालिक जो हमें कोल्ड वॉर सिचुएशन है, वो इस बैलेंस ऑफ पावर के तौर पर हम इसका एक रेफरेंस बना सकते हैं कोल्ड वॉर में, जो अमेरिका और रशिया के दरमियान में था। कि जो कन्फ्लिक्ट है इट एक्चुअली मिरर्स द सिचुएशन बिटवीन रशिया एंड अमेरिका। और इसके अलावा सक्सेस के ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैरिज एक इंपॉर्टेंट थीम है जिसमें कि हाउ द कपल कैन इम्प्रूव देयर लाइफ बाय improving their lifestyle and to solve the basic issues so that their lifestyle can be improved and the problems arising out of some minor issues can be solved earlier instead of making them some huge problem। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि ये भी
जॉर्ज और मार्था जो है इनकी जो जिंदगी है, इट वॉज बिल्ट ऑन लाई, फॉल्स प्रेगनेंसी, इमेजिनरी चाइल्ड, इसके अलावा कंप्लीट रियलिटी से हटकर इल्यूजन में जिंदगी गुजारना, ये सारी चीजें हमें नजर आती हैं। इमेजिनरी चाइल्ड बनाना, पैशन नहीं है, ये सारी चीजें इन दोनों की जिंदगी में हमें नजर आती है, निक हनी और जॉर्ज एंड मार्था में। तो ये हमारा जो है प्ले है, इसको आप कह सकते हैं कि इसका अख्ताम होता है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी टेक्स्ट को जरूर पढ़ें अगर आप डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। 1963 में पुलित्जर प्राइज के तौर पर रिकमेंड किया एडवर्ड एलबी को फॉर द बेस्ट ड्रामा, ओनली टू बी ओवर रूल्ड बाय द एडवाइजरी बोर्ड। याद रहे, एडवर्ड एलबी को इस जो है इस प्ले की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत सी ऑब्सीन लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, तो एडवर्ड एलबी से एक दफा किसी ने पूछा कि आपको कितने पुलित्जर प्राइज मिले हैं, तो उन्होंने कहा 3.5। तो 3 उनको पुलित्जर प्राइज मिले हुए हैं, 0.5 से मुराद रिजेक्शन है जो कि ओवर रूल कर लिया गया था। एकेडमी अवार्ड मिले, 664 परफॉर्मेंस जो है इसकी परफॉर्म हो चुकी है। सजेस्टेड रीडिंग में आप इनका टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। याद रहे, समरी इज नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ क्रिटिकल टेक्स्ट रीड, और आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस टेक्स्ट को पढ़ें ताकि आपको डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो। अगर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हो इस प्ले के मुतालिक, तो आप पूछ सकते हैं। सजेस्टेड रीडिंग में मजीद आपके सामने ये ऐड है, इनको आप स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।